अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। मैंने अपनी पेशा वाराना ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा चूँकि एयर कंडीशन कमरों और रिवॉल्विंग चेयर पर बैठकर गुजारा, इसलिए मुझे वो जून की तपती दोपहर और झुलसती गर्मी नहीं भूलती जब मैं पहली बार मोबाइल फ़ोन और एक सेल्फ़ी स्टिक लेकर घर से निकला। सड़क पर आया, रिक्शा रोका और उसे ये कहा कि मुझे फव्वारा चौक जाना है। वो रिक्शा ड्राइवर मुझे मोबाइल देखकर और साथ सेल्फी स्टिक देखकर बहुत हैरान भी हुआ। उसने कहा कि अब मेरी तस्वीर बनाओगे? मैंने कहा मैंने तेरी तस्वीर नहीं बनानी, मुझे रास्ते की वीडियो बनानी है और बताना है कि मैं किस किस रास्ते से गुज़र रहा हूँ। ये मेरा पहला व्लॉग था और मज़े की बात यह है कि इस बात को 4-4.5 साल हो गए हैं, लेकिन वो रिक्शे वाला मुझे आज भी पहचानता है। उसके बाद कई बार मेरी उसकी मुलाकात हुई, यानी शहर में घूमते घामते कहीं से मुझे घर आना था या कहीं और जाना था और उस रिक्शे वाले से मेरी मुलाकात हुई तो उसने मुझे पहचान लिया। मैंने नहीं पहचाना लेकिन उसने मुझे पहचाना और कई बार तो उसने मुझसे पैसे लेने से इनकार कर दिया। ये मेरी व्लॉगिंग की इब्तिदा थी, पहला व्लॉग जो शायद आप में से बहुत से नाज़रीन ने नहीं देखा। हिलता कैमरा, कपकपाता हाथ और मुंह में अटकते हुए अल्फाज। ये उस सफ़र की इब्तिदा थी जिस सफ़र के दौरान मैंने बिला मुबालगा लाखों किलोमीटर का फ़ासला तय किया और 450 के करीब व्लॉग बनाए। और ये वही फासला है, वही सफ़र है जिसकी वजह से मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हुए और यूट्यूब की तरफ से मुझे सिल्वर प्ले बटन कह लें या सिल्वर प्ले अवार्ड मिला, जो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत की वजह से है। मेरे सारे व्लॉग मुमकिन है आप लोगों ने ना देखे हों, लेकिन मैं आज अपने इस पहले संगे मील के मौके पर कुछ याद दहानियाँ आपको कराऊंगा, कुछ व्लॉग की झलक दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कौन सा मुश्किल व्लॉग था, कौन सा आसान व्लॉग था, किस व्लॉग को करने में कौन सी परेशानी मुझे मिली और कौन सा व्लॉग सबसे पहले वायरल हुआ। व्लॉगिंग शुरू करने के कुछ ही अरसे के बाद मेरा कराची जाने का इत्तफाक हुआ। वहाँ मैं अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पर हाज़िर हुआ। कोरोना के दिन थे, ये मुझे अच्छी तरह याद है। वो मज़ार मेरे जो दोस्त अहबाब कराची में रहते थे, मैंने उनसे दरख्वास्त की और मेरी दरख्वास्त पर वो मज़ार मेरे और मेरे अहले खाना के लिए बतौर ख़ास खोला गया, क्योंकि कोरोना की वजह से सारा कुछ ही बंद था। मैं उस मज़ार पर मैंने हाज़िरी दी और उस पर एक व्लॉग किया जो मेरा वायरल होने वाला सबसे पहला व्लॉग था। गो के बहुत से लोगों ने उस पर एतराज़ किया क्योंकि उसका उन्वान ये था कि कराची को तूफ़ानों से कौन बचाता है। ये वो पहला व्लॉग था जिसने 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हासिल किए और किसी न किसी सूरत वो अब भी चल रहा है। शुरू में मेरी आदत ये थी कि मैं आमतौर पर वीडियो बनाकर आ जाया करता था और फिर उसका स्क्रिप्ट लिखता था और फिर मैं वॉइस ओवर किया करता था। लेकिन 2021 में रावलपिंडी से अटक खुर्द तक एक सफारी ट्रेन चली। रेलवे के बहुत सारे अफसरान मेरे जानने वाले थे और हैं, यानी दोस्त अहबाब में शामिल है, वो मुझे घसीट कर उस ट्रेन पर साथ ले गए और उस ट्रेन का रिव्यू वो पहला व्लॉग था जो मैंने ऑन कैमरा किया। अच्छा, चूँकि मैं व्लॉगिंग उस वक्त मेरे पास कैमरा नहीं था और मैं करता था मोबाइल पर, लिहाजा मुझे एक शख्स की ज़रूरत थी जो कैमरा पकड़े और मैं उसके सामने खड़े होकर बोलूँ। तो यूँ कह लें कि सबसे पहला वीडियोग्राफ़र ख़ुद मेरा अपना बेटा सैयद शाज़ गिलानी था। इसी दौरान मुझे ज़िला अटक के डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात का इत्तफाक हुआ। अटक खुर्द रेलवे स्टेशन पर वो सफारी ट्रेन के हवाले से आए हुए थे और उन्होंने मुझसे दरख्वास्त की कि एक डॉक्यूमेंट्री हमारे लिए भी बनाओ। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको कहाँ की डॉक्यूमेंट्री चाहिए? तो उन्होंने कहा जी अटक फोर्ट की। मैंने उनसे कहा कि वहाँ तो जाने की इजाज़त नहीं है, हम सिविलियन तो वहाँ नहीं जा सकते। तो कहने लगे कि हम चूँकि उसे पब्लिक के लिए खोलना चाहते हैं, लिहाजा सिक्योरिटी हुक्काम से हमारी बात हुई है, तो हम चाहते हैं कि एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए, आप हमें वक्त दें। मैं अपने बेटे शाज़ के साथ अटक पहुँचा। DC साहब ने मुझसे मुलाकात की और पूछा कि तुम कितने पैसे लोगे डॉक्यूमेंट्री बनाने के? मैंने कहा जी मैं डॉक्यूमेंट्री बनाने के पैसे नहीं लूँगा, मुझे तो व्लॉगिंग करनी है। एक व्लॉग मैं अपने लिए बनाऊँगा और दूसरा व्लॉग जो है वो मैं अपने लोगो, यानी जो चैनल का लोगो है, उसके बगैर मैं आपको पेश कर दूँगा। उस पर उन्होंने मुझे एक शील्ड
तोहफे में दी। तो अटक फोर्ट का व्लॉग मेरे उन यादगार व्लॉग्स में से पहला व्लॉग था जो आज भी चल रहा है। मुझे आज भी याद है कि मैं डीसी अटक के साथ उन्हीं की गाड़ी में अटक शहर से अटक फोर्ट पहुंचा। वो दफ्तर में बैठे रहे और मैं जो 2-2.5 घंटे मैंने व्लॉग किया अटक फोर्ट का। जवान मेरे साथ थे और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि वो गाइड थे, वो लोगों को किला घुमाया करते थे, फिराया करते थे। लेकिन जब उन्होंने मुझसे जो कुछ सुना तो उन्होंने कहा जी कि बहुत सारी चीज़ें हम नहीं जानते थे, हमें आपसे पता चला कि इस किले के साथ कौन कौन सी कहानियाँ वाबस्ता है। मैंने व्लॉगिंग के सिलसिले में पेशावर से कराची तक ट्रेन के इंजन में यानी लोकोमोटिव में सफ़र किया मुख्तलिफ मराहिल में, और एडवेंचर ऑन व्हील्स के नाम से एक प्ले लिस्ट बनाई जिसमें 37 वीडियोज़ मौजूद है। तरीक़ाकार ये था कि मैं वीडियो बनाता था और जिस इलाके से ट्रेन गुजरा करती थी मैं उस इलाके की तारीख़ तमाम तर तफसीलात और जुज़ियात के साथ बयान किया करता था। ये भी मेरी व्लॉगिंग के सफ़र का एक दिलचस्प हिस्सा है। फिर दिल में समाया कि मैं टेक्सला के व्लॉग्स करूं। मैं टेक्सला में जो महकमे आसार क़दीमा का दफ्तर है यानी टेक्सला म्यूज़ियम, वहाँ गया और जो डिप्टी डायरेक्टर साहब वहाँ बैठते हैं उनसे मिला और मैंने उनसे कहा कि जी मुझे टेक्सला के व्लॉग्स करने हैं जो खंडरात आपके पास हैं। उन्होंने मुझे कहा जी कि कुछ खंडरात तो हमारे पास है यानी हुकूमत पंजाब के पास, और कुछ जो है वो केपी वालों के पास है। मैंने उनसे एक तफसीली मुलाकात की और बाज़ाब्ता तौर पर उनसे इजाज़त तलब की, लेकिन उन्होंने जो तरीक़ाकार मुझे बताया वो इतना ज़िच कर देने वाला था। एक तो वो 6-8 महीने लगते उसका एक ख़त आने में, और दूसरी बात ये थी कि वो इतना तवील तरीक़ाकार था कि मैं शायद व्लॉगिंग से तौबा कर लेता। मैं उनकी बातें सुनता रहा। जब आधा पौना घंटा गुजर गया तो मुझे एक वो कहते हैं ना जज्बात जलाल आ गया या मैं जज्बाती हो गया। मैंने उनसे कहा, जो डिप्टी डायरेक्टर साहब से नाम नहीं लूँगा मैं उनका, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सरकार मैं पूरा टेक्सला बनाकर चला जाऊँगा और आपको कानो कान खबर नहीं होगी। और फिर मैंने वही किया, मैंने पूरा टेक्सला बनाया, उसके खंडरात बनाए। मेरा ख्याल 17 या 18 उसकी साइट्स हैं, वो मैंने बनाई और 21 व्लॉग मैंने अपलोड किए टेक्सला पर। टेक्सला टेल्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मौजूद है। टेक्सला के हवाले से एक बात और बता दूं कि मैंने टेक्सला पर इतने व्लॉग किए कि लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया कि या तो मैं बुद्ध मत से मुतासिर हो गया हूँ या मैंने बुद्ध मत इख्तियार कर लिया है। लिहाजा फिर मैंने टेक्सला से तौबा कर ली। व्लॉगिंग के सफ़र में बहुत से तकलीफ थे, मराहिल भी पेश आए। मैंने एक व्लॉग किया था थुआ खालसा का कातिल कुआं। ये 1947 के फसादात के हवाले से था। रावलपिंडी से मुंतशिर होकर जाने वाले कबायलियों ने थुआ खालसा नामी गांव जो कल्लर सैयदा के पास है वहाँ सिखों के गांव पर हमला किया। उन्होंने सिखों ने पेशकश की कि हम आपको जो है वो ज़र तावान दे देते हैं, हमें छोड़ दें, यानी हमें कत्ल ना करें। उन्होंने ज़र तावान कबूल भी कर लिया, लेकिन अगले दिन उन्होंने थुआ खालसा पर हमला कर दिया। औरतों ने जानें बचाने के लिए एक कुएं में छलांग लगाई और 90 के लगभग सिख औरतें उसमें मारी गईं। ये वो तारीख़ है जो हमें निसाबी किताबों में नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि मेरे व्लॉग का मौजू भी वही तारीख़ होती है जो आम तौर पर हमारे निसाब में शामिल नहीं। लोगों ने इस व्लॉग पर मुझे बहुत गालियाँ दी। कुछ लोगों ने मुझे लिखा कि तुम सिखों का खून हो, कुछ ने मुझे हिंदुओं की औलाद करार दिया, कुछ ने मुझे धमकियां दी कि तुमने सिखों और हिंदुओं की तरफदारी की है, तुम एक मुसलमान हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लेकिन मामला यह है कि तारीख़, मैं अपने बहुत सारे व्लॉग्स में ये कह चुका हूँ कि तारीख़ बहुत जालिम है, इसका कोई मज़हब नहीं। ये हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी सब के साथ एक जैसा सलूक करती है। लेकिन बहरहाल ये वो पहला व्लॉग था जिस पर मुझे मेरे नाजरीन ने, बहुत से लोगों ने मुझे बेतहाशा गालियाँ दी। फिर दूसरा एक व्लॉग मैंने किया, बहावलपुर में गया। इसमें कोई शक नहीं कि बहावलपुर ने पाकिस्तान के इब्तदाई मराहिल में या इब्तदाई दिनों में बहुत साथ दिया। जो नवाब थे, 5वें नवाब बहावलपुर के नवाब सादिक अब्बासी, उन्होंने कई माह तक तो पाकिस्तानी जो सरकारी मुलाजमीन थे उनकी तनख्वाहें तक अदा की। इन जो खिदमात हैं इनसे कोई इनकार नहीं, लेकिन जो चीज़ गुजर चुकी है, हालांकि मैं जो डिस्क्लेमर देता हूँ उसमें लिखा हुआ है कि ये तारीख़ गुजरे दिनों की कहानी है और मौजूदा दौर के तकाज़े चूँकि तब्दील हो चुके हैं, लिहाजा आप इन्हें इस तरह ना परखें। वहाँ के एक नवाब थे जिन्होंने 100 शादियाँ कर रखी थी। मैंने वो व्लॉग किया, उस पर जो है वो PhD का थीसिस भी लिखा जा चुका है उस मौजू पर कि उनका एक जनान खाना था जिसमें ज़िंदा मुर्गे को भी जाने की इजाज़त नहीं थी, और वो फल जैसे ककड़ी हो गया, खीरा हो गया या केला हो गया, ये भी काट कर अंदर ले जाने की इजाज़त थी, यानी साबुत फल जो है वो अंदर नहीं ले जाने देते थे। उस पर जितनी भी पाकिस्तान की अब्बासी बरादरी थी उन्होंने मुझे अपने निशान
निशाने पर ले लिया, उन्होंने मुझे टेलीफोन कॉल्स की, वो व्हाट्सएप पर जो है वो मुझे धमकियां दी, नाक काट दी जाएगी, जान से मार दिया जाएगा, तुमने पूरी अब्बासी बरादरी पर हमला किया है। हालांकि मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था, मैंने किसी को जो है वो फोकस नहीं किया था, बल्कि एक तारीखी हकीकत ही जिसे बेनकाब करने की कोशिश की। कहा गया कि वीडियो डाउन कर दो। सिर्फ यही नहीं, बल्कि जिन लोगों ने थीसिस लिखा था, जिसकी बुनियाद पर मैंने वो व्लॉग किया था, उन लोगों से वीडियो बयान दिलवा कर उन्हें फेसबुक पर अपलोड किया गया। एक ख़ास व्लॉगर की खिदमत हासिल की गई जिसने मेरे ख़िलाफ़ व्लॉग बनाकर यूट्यूब पर अपलोड किए। मुतालबा उनका एक ही था कि जी आप इस व्लॉग को डाउन कर दें, लेकिन मैंने उसे व्लॉग को डाउन नहीं किया। इसी तरह और बहुत सारे व्लॉग हैं जिन पर मुझे धमकियाँ मिली कि आप ये व्लॉग हटा दें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी का डर नहीं, मुझे किसी का खौफ नहीं, लिहाजा मैंने अपने इस सफ़र के दौरान कोई व्लॉग अपलोड करने के बाद उसे डिलीट नहीं किया। मेरे बहुत से नाज़रीन को इसी हवाले से एक और शिकवा भी है। मैं अक्सर हमला आवरों को, जिनमें महमूद गज़नवी भी शामिल हैं, उन्हें आमतौर पर लुटेरा कहता हूँ, इसलिए कि ये जितने हमला आवर थे, उनमें महमूद गज़नवी हो, अलेक्जेंडर दी ग्रेट हो, नादर शाह अफशार हो या अहमद शाह अब्दाली हो, ये सारे के सारे हिंदुस्तान के ख़जाने लूटने आए थे। इनमें से किसी ने कोई हुकूमत कायम नहीं की, इस्लामी हुकूमत, किसी को कोई इस्लामी खिदमत नहीं जिन्हें मैं खराज तहसीन पेश करूँ, ये सब वापस चले गए। सिर्फ सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी एक ऐसा सुल्तान था जिसने बाकायदा तौर पर हिंदुस्तान में हुकूमत कायम की, इस्लामी कुतुबुद्दीन ऐबक को उसका गवर्नर बनाया, लाहौर में बैठता था। लिहाजा जब मैं इन्हें लुटेरा कहता हूँ तो कुछ लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है। वो कहते हैं कि हज़रत महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह की शान में आप गुस्ताखी करते हो। जी मैं बिल्कुल गुस्ताखी करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जिनका एहतराम करना है या जिनका एहतराम मुझ पर वाजिब है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका एहतराम करता हूँ। वैसे तो मैं अपना हर व्लॉग जी जान से करता हूँ, दिल लगा कर करता हूँ, तैयारी करता हूँ, मेहनत करता हूँ, पढ़ कर जाता हूँ, लेकिन मुझे सिंध के इलाके मोहनजोदाड़ो का व्लॉग करने में सबसे ज़्यादा लुत्फ़ आया। जब मैंने जो उन वहाँ के इंचार्ज थे मोहनजोदाड़ो के, लियाकत अब्बासी गालिबन उनका नाम है, जब मैंने उनसे दरख्वास्त की कि मुझे मोहनजोदाड़ो का व्लॉग करना है, यहाँ से मैं रावलपिंडी से किसी की मार्फत, किसी के रेफरेंस से मैं गया था सक्खर, और सक्खर वालों ने मुझे फिर आगे मोहनजोदाड़ो भेजा। लियाकत अब्बासी साहब ने मुझ पर यूँ मेहरबानी की कि मोहनजोदाड़ो का जो सबसे बेहतरीन टूर गाइड थे शेख जावेद अली सिंधी, उन्हें मेरे साथ किया और उन्होंने इतने पुरलुत्फ़ अंदाज में मोहनजोदाड़ो दरियाफ्त होने की कहानी सुनाई कि ख़ुद मैं भी हैरान रह गया कि ये शख्स जो है वो सिर्फ टूर गाइड है या कोई कहानीकार है। कुसक फोर्ट के व्लॉग को मैं अपना मुश्किल तरीन व्लॉग कहता हूँ। चढ़ाई तो उसकी 500 फीट है सरकारी तौर पर, लेकिन मुझे यूँ महसूस हुआ कि ये 500 फीट नहीं बल्कि 5000 फीट है। अमूदी चढ़ाई थी, एक मुकामी शख्स मेरे साथ था, अगर वो मेरी हिम्मत ना बढ़ाता तो शायद मैं रास्ते में से वापस आ जाता। हफ्स के दिन थे, गालिबन अगस्त का ही महीना था, जब मैंने ये गलत फैसला किया कि मुझे कुसक फोर्ट जाना चाहिए और मैं गया। लेकिन दो जगह, चूँकि मैं दिल का मरीज़ हूँ, इसलिए दो जगहों पर बैठकर मेरे ये जो गाल हैं इनसे बाकायदा तपिश निकलनी शुरू हुई थी और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे चेहरे से आग निकल रही है। दो बार मैं जगह पे बैठा और पानी से, ठंडा पानी हम यख बोतल लेके चले थे जिसमें बर्फ़ जमी हुई थी, लेकिन ऊपर पहुँचने तक वो तेल बन गया हुआ था। पर वो तेल वाले पानी से मैंने 2 बार अपना मुँह धोया और फिर सोचा कि मैं नीचे चला जाऊँ, लेकिन मैंने वो व्लॉग मुकम्मल किया कुसक फोर्ट का। लेकिन आज भी मुझे कुसक फोर्ट की वो चढ़ाई याद आती है, क्योंकि ये वो व्लॉग था जिसे करने के दौरान मेरी तबीयत भी ख़राब हुई, मुझे परेशानी भी हुई और इतनी थकन मैंने शायद ज़िंदगी में कभी महसूस ना की हो। इसी तरह का एक व्लॉग टल्ला जोगियाँ का मैंने किया, 3200 फुट ऊंची चढ़ाई। जो हमें गाइड करने वाले थे उन्होंने कहा था वहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। हम भेट गाँव की तरफ से, मैं और सैयद जहांगीर शाह बुखारी दीना के रहने वाले हैं, जर्नलिस्ट है, मीडिया जर्नलिस्ट है, मैं और वो दोनों बूढ़े लोग, हमने चढ़ाई शुरू की। पानी की बोतलें हमारे हाथ में थी, हल्की हल्की सर्दी थी, फरवरी मार्च का महीना तो मेरा ख्याल है जहाँ तक। उन्हें नहीं पता था कि मैं दिल का मरीज़ हूँ। वो 2.25 घंटे में हमने वो चढ़ाई मुकम्मल की और जब ऊपर हम पहुँचे टिल्ला जोगियाँ पर और मैंने शाहजी को बताया, यानी सैयद जहांगीर शाह बुखारी को बताया कि मैं दिल का मरीज़ हूँ और इसके बावजूद मैं इतनी चढ़ाई चढ़ कर आया हूँ, तो पानी की बोतल जो उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई थी वो उनके हाथ से छूट कर नीचे गिर गई। उन्होंने कहा, गिलानी साहब, अगर आप मुझे नीचे बता देते कि आप दिल के मरीज़ हैं तो मैं कभी भी आपको लेकर टिल्ला जोगियाँ ना आता। मेरा एक और मुश्किल व्लॉग वो था जो मैंने अपनी ज़ात पर बनाया, यानी अपने बारे में बनाया। उसका उन्वान था, मैं हूँ सैयद जुल्फ़िकार गिलानी।
मेरे बहुत से नाज़रीन की फरमाइश थी कि मैं अपनी ज़ात के हवाले से उन्हें कुछ बताऊं कि मैं कहाँ पैदा हुआ, कहाँ पला बड़ा, कहाँ मैंने तालीम हासिल की। चुनाचे मैं अपने आबाई गाँव गया इस व्लॉग को मुकम्मल करने के लिए या बनाने के लिए। वहाँ जब मैंने अपने वालिद गिरामी और वालदा मोहतरमा की ख़बरों पर हाज़िरी दी, उन्हें सलाम किया, तो मेरे जज्बात मेरे काबू में नहीं थे। और वो व्लॉग मैं इस नीयत से करने नहीं गया था कि मैं रोऊंगा या लोगों को रुलाऊंगा, लेकिन मैं वहाँ बहुत रोया अपनी माँ की कब्र पर बैठकर, अपने वालिद गिरामी की कब्र पर बैठकर, और वो व्लॉग मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा। बहुत से लोगों ने उस व्लॉग पर तबसरे की और बताया कि उन्होंने जब वो व्लॉग देखा तो वो भी मेरे साथ रोए। तो मैं अपने उन नाज़रीन से इस वीडियो के तवस्सुस से माज़रत चाहता हूँ जिनकी आंखों में मेरी वजह से आंसू आए, लेकिन वो जगह ही ऐसी थी जहाँ मैं चाह कर भी ख़ुद पर काबू नहीं रख सकता था। बहुत से यादगार व्लॉग किए जो जब भी देखें आपको नए महसूस होंगे, लेकिन मैं अपने यादगार व्लॉग्स में से एक व्लॉग मैंने किया था गाह, ज़िला चकवाल का एक गांव है जहां भारत के साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह पैदा हुए थे। वो यादगार इस हवाले से बन गया कि जब उनका इंतकाल हुआ मनमोहन सिंह का, तो मुझे हिंदुस्तान से भी कुछ टीवी चैनल्स का और यूट्यूब चैनल्स की तरफ से एक दरख्वास्त आई ईमेल के ज़रिए कि हमें इजाज़त दे दें कि हम इस व्लॉग को इस्तेमाल कर सकें मनमोहन सिंह की ताज़ियत के हवाले से। मैंने उन्हें इजाज़त भी दी और मतलब ईमेल का जवाब भी दिया, और मेरा ख़्याल है कि वो भारत में कई जगहों पर वो व्लॉग इस्तेमाल हुआ, क्योंकि उनके पास मनमोहन सिंह के आबाई गाँव का उसके अलावा कोई व्लॉग नहीं था जो मैंने बनाया था। एक और यादगार व्लॉग मेरा था कालाबाग डैम का। मैं और सैयद तारिक मसूद काज़मी मियाँ वाली में मेरे मेज़बान थे। हम दोनों भाइयों ने जून की गर्मी में, वही जिस तरह जून में मैंने अपनी व्लॉगिंग का आगाज़ किया, हमने फ़ैसला किया कि हम कालाबाग डैम चलते हैं, उसकी साइट पर जहाँ वो डैम बनना था। हमने व्लॉग तो कर लिया, जो मैंने कहना था वो कह दिया, लेकिन जब वापस आए तो यकीन माने कि हम मरने के करीब थे। कुछ ऐसे व्लॉग्स भी किए जहाँ पहुँचकर मुझे वहाँ आने पर अफसोस हुआ। उनमें से एक रंजीत सिंह का समर पैलेस था, ये रसूल नगर के करीब। मैं वज़ीराबाद से 45 किलोमीटर के फासले पर, मैं और मोहम्मद अली, ये मेरा बेटा कह लें, भतीजा कह लें, दोस्त कह लें, ये कुछ भी कह लें, ये बिल्कुल वैसे ही मेरा ख्याल रखता है जैसे एक बेटा अपने बाप का रखता है। मैंने सबसे ज़्यादा व्लॉग इसी के साथ किए हैं, मोहम्मद अली के साथ। और मुझे खुशी इस बात की है कि एक्सप्लोर विद अली भाई मोहम्मद अली का चैनल है, और माशाल्लाह उसकी मेहनत रंग लाई है, और वो भी अब मोनेटाइज हो गया है। और इंशाल्लाह ताला मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, देखें भी, और उसकी मेहनत की दाद दें, क्योंकि उस बच्चे ने बहुत मेहनत की है। मैं उसके साथ धूल मिट्टी में अटा हुआ पहुंचा रंजीत सिंह का समर पैलेस देखने के लिए। मुझे उम्मीद थी कि कुछ खंडर इसका हमें मिल जाएगा जो हम लोगों को दिखा सकेंगे, लेकिन यकीन माने कि सिवाय एक तरफ के पिलर के बाकी सारी की सारी इमारत ख़त्म हो चुकी थी। वो इमारत हम खा गए, सिर्फ वो चबूतरा बाकी रह गया था जिस पर वो इमारत किसी ज़माने में बनी हुई थी, और वो चबूतरा भी अब मिट्टी का ढेर है, यानी ईंटें भी हम वहाँ के लोग उठा कर ले गए। दूसरा, रंजीत सिंह के बाप की समाधि पर मैं गया, गुजरांवाला महासिंह की समाधि पर। तकलीफ दे सूरत हाल थी, उसे देख कर भी दिल बहुत दुखा कि हमने अपने विरसे के साथ क्या सलूक किया हुआ है। मैंने बिला मुबालगा कई टन वज़नी पत्थरों के नीचे खड़े होकर, जो सिर्फ एक हवा के झोंके के मुंतज़र थे कि हवा आए और हम गिरें, मैंने ऐसे पत्थरों के नीचे खड़े होकर महा सिंह की समाधि और बहुत सारी ऐसी जगहों का जो है वो व्लॉग किया जहाँ इस बात का यकीन नहीं था कि मैं यहाँ से ज़िंदा वापस जा सकूँगा या नहीं जा सकूँगा। इसी तरह का एक व्लॉग मैंने संतपुरा में किया, खारियाँ के पास, वो भी एक गुरुद्वारा था। लेकिन मज़े की बात है कि जो मेरे मेज़बान थे उन्होंने कहा कि आप गुरुद्वारा क्रॉस ना करें, यानी गुरुद्वारे के अंदर से आप ना गुजरें, क्योंकि जो बंदा गया हम उसकी ज़मानत नहीं दे सकते कि वो ज़िंदा सलामत बाहर निकलेगा या नहीं। ज़िंदगी की तो कोई ज़मानत है भी नहीं, मतलब यहाँ खड़े खड़े भी मेरी जान निकल सकती है, लेकिन वो मामला ऐसा था। उन्होंने मुझे बहुत मुतनब्बे किया कि आप दूर से दिखा दे, अंदर ना जाइएगा, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने वो गुरुद्वारा क्रॉस किया, यानी उसके जो मरकज़ी कमरा था उसके नीचे खड़े होकर मैंने सारी उसकी तफसील बताई, उसकी टूटी हुई छत दिखाई और बताया कि ये पत्थर किसी वक्त भी गिर सकते हैं और अगर कोई भी एक पत्थर गिरा तो मैं बचूंगा नहीं।
महासिन की समाधि पर भी मैंने यही कहा और उस गुरुद्वारे पर भी यही कहा। इसी तरह एक और अफसोसनाक विलाग वो था खैबर सफारी ट्रेन के बारे में। मैं जब पेशावर गया, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं लंदी कोतल भी जाऊँ और मैं खैबर सफारी के बारे में भी एक विलाग करूँ, लेकिन खैबर सफारी की जो पटरी थी मुख्तलिफ जगहों से वो इस अंदाज में उखड़ी हुई थी कि मुझे यकीन नहीं, बल्कि यकीन तो दूर की बात है, मुझे उम्मीद भी नहीं कि हम आगे चलकर किसी भी वक्त उस ट्रेन को या उस मतलब सफारी को हम कभी बहाल कर सकेंगे, कोई एक पुल भी उसका बना सकेंगे। मुझे इतना शदीद दुख हुआ था वो विलाग करते हुए कि मैंने वो विलाग ख़त्म ही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पर किया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो विलाग मेरे लिए कितना मायूस कुन था। बहुत से विलाग ऐसे भी हैं मेरे जिन्हें मैं अपने ज़िंदगी के खौफनाक तरीन विलाग्स कहता हूँ। उनमें सरफहरिस्त कूपर गाँव का विलाग है, एक ऐसा गाँव जो आबाद तो हुआ लेकिन अब वहाँ इंसान नहीं रहते। ये वाक़ई है ज़िला चकवाल की तहसील है जो सैदनशाह, उसके करीब की पहाड़ियों के दरमियान ये गांव वाक़ई है और वहाँ कोई रास्ता नहीं जाता। जितने भी रास्ते बनाए हुए हैं वो वहाँ कोयले की कानों वालों ने या ये एक रेत निकलती है सिलिका उसे खोदने वालों ने वो रास्ते बनाए हुए हैं और वो इतने पुरपेच रास्ते हैं कि आप किसी से अगर पूछेंगे भी, अव्वल तो कोई बंदा नहीं आपको मिलेगा रास्ते में, लेकिन अगर आपके मुकद्दर अच्छे हैं और वो मिल भी जाएगा तो वो आपको जो रास्ता बताएगा वो आगे जाकर फिर कई रास्तों में तकसीम हो जाएगा। यानी हर जो है वो 500 मीटर के फासले पर एक नया चौराहा आपका इंतज़ार कर रहा होता है। आपको पता नहीं होता कि आपने किस तरफ जाना है। मैं और मोहम्मद अली हम दोनों मोटरसाइकिल पर चुआ सैदनशाह से रवाना हुए और कम अज़ कम 2.5 से 3 घंटे उन पहाड़ियों में भटकने के बाद हम कूपर पहुँचे। लेकिन सूरत ये थी कि हब्स का आलम ऐसा था कि आप सांस भी नहीं ले सकते थे। ऐसा जितनी देर हमने वहाँ गुजारी लगता था कि अभी जान निकल जाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमने वो विलाग किया और आपने भी देखा वो और लोगों ने उसे पसंद भी किया। शेखुपुरा किला एक और खौफनाक विलाग मेरा, उसके तहखाने मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उन तहखानों में उतरूँ, लेकिन महकमा आसार कदीमा के जो लोग मेरे साथ मौजूद थे उन्होंने मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा कि इस तहखाने में उतरने के बाद लोग ज़िंदा वापस नहीं आते और इसमें कोई शक भी नहीं। उसकी वजह ये कि मनो वज़नी शहतीर वहाँ गिरे हुए थे और कुछ गिरने वाले थे, लिहाजा उन्होंने कहा कि आप बाहर खड़े होकर तहखाने का जितना हिस्सा भी दिखा सकते हैं वो दिखाइए, लेकिन आपको अंदर नहीं उतरने देंगे। रामकोट फोर्ट हम चले गए, मैं और शकील बड़ाए गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं ये, हम दोनों ने मंगला झील से एक बोट किराए पर ली और मेरा ख्याल है कुछ 440 सीढ़ी हैं उसकी या 400 के लगभग सीढ़ी हैं। वो सीढ़ियाँ चढ़कर हम रामकोट फोर्ट पहुँचे। मुझे पहले से पता था कि ये हॉन्टेड फोर्ट है, यानी अगर आप वहाँ जाएंगे तो भूत प्रीत जिन इन चीज़ों का सामना आप कर सकते हैं। तो मैंने और शकील ने बाज़ाब्ता तौर पर आयतुल कुर्सी पढ़ी और उसके बाद हम उस किले में दाखिल हुए। करसाल का विलाग जिन्नात का कब्रिस्तान, मैं बलकसर में तौकीर अनवर के पास मैंने रात गुजारी। मीडिया जर्नलिस्ट हैं ये चकवाल के, और अगले दिन सुबह मैं और शाज, मैंने पहले भी शाज का नाम बताया आपको, हम दोनों करसाल के लिए रवाना हुए। लेकिन रात को जो दास्तान गो थे जो हमारे पास बैठे हुए थे उन्होंने कुछ इस तरह का नक्शा खींचा उस कब्रिस्तान का कि वहाँ जिन रहते हैं, दिन के वक्त भी रात के वक्त भी। आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई जिन आपको हवा की तरह धकेल कर आगे ले जा रहा है। वहाँ जाने से पहले आप आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अच्छा, मैं चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह सादात घराने से हूँ और नादे अली हमारे खून में शामिल है, तो हम सुबह शाम उसका विर्द करते हैं और आयतुल कुर्सी का भी विर्द करते हैं। मैंने नादे अली के साथ साथ आयतुल कुर्सी का भी विर्द किया वहाँ खड़े होकर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उस कब्रिस्तान से हम जैसे गए थे वैसे ही निकले और कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। इसी तरह मोहम्मद अली के साथ मुझे रतियाल रेलवे स्टेशन जाने का इत्तफाक हुआ। लोगों ने मुझे बहुत मना किया कि मत जाओ। ख़ुद मोहम्मद अली भी परेशान था कि रतियाल रेलवे स्टेशन वो स्टेशन था जिसे सांपों वाला स्टेशन कहा जाता था, यानी वहाँ जो है वो किसी भी वक्त सांप निकल कर आपको डस लेता था। मौसम चूँकि सावन भादों की बात का था, लिहाजा हर तरफ हरियाली थी, पौधे निकले हुए थे, जो झाड़ियाँ वो नंगी झाड़ियाँ होती थी उन पर भी जो है वो बेल बूटे लगे हुए थे। तो वाकई इस बात का शुबा था। हमें बहुत दूर मोटरसाइकिल खड़ी करनी पड़ी और ट्रैक पर कोई 1.5 किलोमीटर चलकर हम रेलवे स्टेशन पहुँचे। लेकिन जितनी देर हम वहाँ रहे उतनी देर बस यही लगता था कि इस सुराख से सांप निकला या उस सुराख से कोई बिच्छू निकला और वो हमें डस ना ले। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ से भी हम बखैर व आफियत वापस आए। हुजरे शाह मुकीम दे एक जट्टी अर्ज करे, मैं बकरा देवा पीर दा जे सिर दा साईं मरे, हट्टी सड़े करार दी जिथे दीवा नित बले,
कुत्ती मरे फकीर दी ਜਿਹੜੀ ਚੌਂ ਨਿਤ ਕਰੇ 5-7 ਮਰਨ ਗਵਾਂਢਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜੇ ਸੁੰਝੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਚ मिर्ज़ा यार फिरे। ये वो विलाग था जो मैंने मिर्ज़ा साहिबा की कब्र पर बैठकर किया और इसमें कोई शक नहीं। ये भी इत्तफाक की बात यह है कि जून जुलाई की गर्म तरीन महीने थे और मुदस्सर अहमद फैसलाबाद से मेरे साथ थे और हम दोनों मोटरसाइकिल पर बड़े बुरे हालात में वहाँ पहुँचे थे। लेकिन ये वो विलाग था जिसमें मैंने हंसते खेलते वो दास्तान सुनाई जिसे पंजाब की रोमानवी दास्तानों में सबसे ट्रेजिडिकल दास्तान कहा जाता है। कहते हैं कि जितनी ट्रेजेडी मिर्ज़ा साहिबा में थी उतनी शायद किसी और रोमानवी दास्तान में नहीं थी। तो मेरे कई नाज़रीन ने मुझे कहा कि आप आम तौर पर बड़े संजीदा अंदाज में विलाग करते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी बात थी कि आपने मिर्ज़ा साहिबा का विलाग इतने खुशगवार अंदाज में किया। इसके अलावा सोनी मही का विलाग मैंने किया जिसमें मैंने एक गाना बतौर ख़ास गवाकर शामिल किया। इरफान बड़ाइच की मेहरबानी। मोहनवाल एक गांव है गुजरात के करीब, वहाँ के वो रहने वाले हैं, उन्होंने वो गाना मुझे फराहम किया और मैंने वो आप तक पहुँचाया। हीर रांझा के मैंने 2 विलाग किए जिनमें पहला विलाग जो है वो उनकी कहानी थी और दूसरा विलाग उनकी तारीख़ पर था कि ये मौजूद थे भी या नहीं या सिर्फ कहानियाँ थी। वो जो कहते हैं ना कि उनके मज़ार के ऊपर जो है वो छत नहीं डाली जा सकती और बारिश का पानी नहीं गिरता, मैंने उन सब की हकीकत बताई थी। ये वो विलाग है जो मेरे यादगार कह लें या दिलचस्प विलाग जो है उनमें शामिल होते हैं। इसी तरह ख्योड़ा चला गया मैं। ख्योड़ा एक अजीब तजर्बा था। आप 2-2.5 घंटे सैकड़ों फुट नीचे पहाड़ के गहराई में नमक के पेट में मैंने कम से कम 3 घंटे गुजारे और लोगों को दिखाया कि वहाँ मीनार पाकिस्तान बना हुआ है, वहाँ फैसल मस्जिद बनी हुई है, वहाँ मुख्तलिफ चीज़ें यानी यादगार बनी हुई हैं और सारी की सारी नमक की हैं। यकीन माने कि वो 2-2.5 घंटे ऐसे लगता था जैसे मैं दुनिया में नहीं हूँ। और जब मैं बाहर निकला तो मैंने सुख का सांस लिया कि इतनी देर में पहाड़ के अंदर मैंने कैसे गुजार ली। वो भी एक दिलचस्प विलाग था। नूर जहाँ के मज़ार पर, वैसे तो असूली तौर पर ये एक उदास विलाग था, इसलिए कि उसके मज़ार पर लिखा हुआ है बर मज़ारे माँ गरीबा न चरागे न गुले न परे परवा न सोजत न सदाए बुलबुले। वो उस मज़ार की सूरत हाल ये है कि उसे आप कितना भी बना लें, कितनी भी तज़ीन व आराइश क्यों ना कर लें, उसकी उदासी ख़त्म नहीं होती। पता नहीं क्या बात है उसमें। लेकिन मैंने नूर जहाँ का विलाग उसकी पैदाइश से लेकर उसके मरने तक सुनाया और आज सूरत हाल ये है कि वो विलाग चल रहा है, अब भी चल रहा है और मेरे विलाग में सबसे ज़्यादा चलने वाले विलाग का एजाज़ इसी विलाग को हासिल है। नूर जहाँ की हड्डियाँ कुत्ते खा गई या नूर जहाँ की हड्डियाँ कुत्तों को डाल दी गई। इस वक्त कैमरा सज्जाद हैदर साहब के हाथ में है और वो आज इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए मेरे साथ आए हैं। ये मेरे हाथ में बॉक्स है, पहले मैं आपको यहाँ से बॉक्स दिखा देता हूँ। ये YouTube वालों ने मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर होने पर सिल्वर प्ले अवार्ड भेजा है और अब इसे मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या है और ये जो इतना लंबा चौड़ा मैंने विलाग करने की ठानी वो क्यों किया और किस मकसद के लिए किया। ये बड़े नफीस अंदाज में इसकी पैकिंग की गई है। ये एक लेटर सबसे ऊपर रखा हुआ है। ये लेटर है। मेरा ख्याल है कि मैं थोड़ी देर अगर स्क्रीन पर इसको दिखा दूं तो आप इसे पढ़ सकते हैं कि इस पर क्या लिखा हुआ है और बड़ा दिलचस्प अंदाज में इसको शुरू किया गया है कि डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट सब्सक्राइबर। नीचे नील मोहन साहब के दस्तखत है जो CEO हैं YouTube के और उन्होंने इस तवक्को का इजहार किया है कि आप आइंदा भी काम करते रहें और इंशाअल्लाह ताला YouTube आपकी हौसला अफजाई करता रहेगा। ये अप्रिसिएशन लेटर है जिसमें इन सारी तवक्कुआत का इजहार किया गया है। और ये एक और है रिकग्नाइज योर टीम। तो मेरी टीम, मेरा ख़ानदान, मेरी फैमिली, मेरे लोग सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आप ही जो है वो मेरा सब कुछ है। आप ना होते तो मैं ये माइलस्टोन या संगे मील कभी भी अबूर ना कर पाता, यहाँ तक पहुँच भी ना पाता। और ये जनाब वो एक शील्ड है, क्योंकि इसका वज़न अब कम हो गया हुआ है, लेकिन बहरहाल ये एक आपके लिए एक एजाज़ की बात है। ये गिलानी व्लॉग्स को जो दी गई है चीज़, ये है जी सिल्वर प्ले अवार्ड। यहाँ मैं एक बात की वजाहत कर दूँ, बहुत से लोग जब तबसरा करते हैं या कमेंट करते हैं तो मुझे कहते हैं कि जी आप जो है वो पैसे कमाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं या व्यूज़ हासिल करने के लिए ख़ासतौर पर ये सब कुछ कर रहे हैं जो तारीख़ मुतनाज़ बनाकर पेश करते हैं। लेकिन मैं आज एक बात की वजाहत कर दूँ, मैं पहले भी कर चुका हूँ कि मैंने तो कभी किसी वीडियो में ये भी नहीं कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या मेरी वीडियो को लाइक करें।
वरना होता यही है कि 2-4 जुमलों के बाद हर शख्स जो यूट्यूब पर काम कर रहा है वो ये कहना शुरू कर देता है कि जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, लेकिन 450 वीडियोज़ में कोई एक ऐसी वीडियो मुझे दिखा दे जिस पर मैंने ये कहा हो कि जी मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आप लोगों की अपनी मोहब्बत है जिसकी वजह से मैं इस मकाम तक पहुंचा। इसके लिए यूट्यूब का भी शुक्रिया और आप सब का भी बहुत शुक्रिया। मैं इस सिल्वर प्ले बटन को अपने तमाम नाजरीन को डेडिकेट करता हूं, यानी ये उनके नाम करता हूं। इसमें मेरी मेहनत तो है ही है, लेकिन आपकी मोहब्बत भी शामिल है। व्लॉगिंग के सफ़र में मेरे बच्चों ने भी मेरा बहुत साथ दिया। सैयद शाज़ गिलानी मेरे एक बेटे, ये तो मेरे पहले वीडियोग्राफर हैं जिन्होंने मेरी पहली वीडियो बनाई। ख़ुद भी व्लॉगिंग करते रहे, लेकिन आजकल नौकरी करते हैं, वक्त नहीं मिलता व्लॉगिंग का। ये रेल फैन थे। सैयद फराज गिलानी, ये इनकी ख्वाहिश होती है कि जैसे ही मेरा व्लॉग अपलोड हो तो सबसे पहले ये देखें। बेटी मेरी सैयदा जज़ फातिमा गिलानी, जो नज़रें जमा कर बैठी होती है कि आज 50 सब्सक्राइबर नए आए हैं या जो है वो 100 आए हैं। मेरा ख्याल है कि मेरे घर में सबसे ज़्यादा इंतज़ार 1 लाख सब्सक्राइबर्स अगर होने का था किसी को तो वो मेरी बेटी सैयदा जज़ फातिमा गिलानी। सबसे छोटी बेटी मेरी सैयदा वरीशा सुरैया गिलानी, जो मुझे तंग करने में कोई कसर नहीं उठा रही थी। उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं व्लॉग एडिट ना करूं, बल्कि अपना मोबाइल भी उसे दे दूं और ख़ुद भी उसके साथ खेलूं। तो मेरे बच्चों का ये मशवरा था कि जब मैंने उन्हें बताया कि मैं व्लॉगिंग शुरू करना चाहता हूं, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी पूरी ज़िंदगी चूँकि ख़बरों के साथ गुजरी है, करंट अफेयर के साथ गुजरी है, लिहाजा आप करंट अफेयर्स या न्यूज़ का कोई चैनल बनाएं। तो मैंने कहा नहीं यार, ये इनकी उम्रें कम होती हैं, 20-22 घंटे बाद ये व्लॉग पुराने हो जाते हैं, और मैं जिस किसी का भी साथ दूंगा या जिस किसी की हिमायत में बोलूँगा उसका मुखालिफ मुझे गालियाँ देगा। लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि तारीख़ के व्लॉग करने पर भी गालियाँ पड़ती हैं, और मुझे बहुत गालियाँ पड़ी हैं। कहते हैं मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं और ये मिलकर साथ चलें तो ज़िंदगी की गाड़ी चलती है। मेरे व्लॉग्स में मेरी बीवी मरियम जुल्फ़िकार गिलानी का बहुत बड़ा हाथ है। बच्चों का तो है ही है, लेकिन अपने नाज़रीन को मैं आज ये बता दूं कि मेरे जितने भी थंबनेल्स हैं या कर्टन रेजर हैं वो सारे के सारे मेरी बीवी मुझे बना कर देती है, क्योंकि मुझे फ़ोटोशॉप का काम नहीं आता। और वीडियो मैं बनाता हूँ, एडिटिंग मैं करता हूँ, और फिर उसे बना संवार कर मैं मरियम से कहता हूँ कि भाई अब इसका कर्टन रेजर बना दो और थंबनेल बना दूँ। तो जितने डिज़ाइन आप देखते हैं नए नवेले और अच्छे, बहुत सारे मेरे नाज़रीन को मेरे थंबनेल बहुत अच्छे लगते हैं, तो इनमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, बल्कि मैं इसका सारा क्रेडिट अपनी बीवी मरियम को देता हूँ। मरियम, बहुत शुक्रिया आपका। व्लॉगिंग के इस सफ़र में बहुत सारे लोगों ने मेरा साथ दिया, जिनमें से कुछ के नाम मैंने कोट भी किए, लेकिन एक नाम जो बतौर ख़ास मैं लेना चाहता हूँ वो डॉक्टर उमर टीपू का है। न्यू जर्सी अमेरिका में रहते हैं इस्लामाबाद के, लेकिन एक अरसा दराज से वहाँ प्रैक्टिस करते हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी के बहुत वेल नोन डॉक्टर हैं। मुझे अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए डॉक्टर उमर टीपू ने जो कोशिश की या जो मेरा साथ दिया वो एक अलग तारीख़ है। मैं इस वीडियो के तवस्सुत से डॉक्टर उमर टीपू का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। डॉक्टर उमर टीपू साहब, आप जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें। मैं चूँकि रावलपिंडी में रहता हूँ जो पोठोहार का हिस्सा है, यानी पोठोहार का दिल आप कह सकते हैं, और पोठोहार वो खित्ता है जिस पर गखड़ों ने तकरीबन 750 साल हुकूमत की। मैंने गखड़ों के बारे में बहुत व्लॉग किए, गखड़ों पर बहुत तनकीद की, बुरा भला नहीं कहा, जो एक तारीख़ी हक़ाइक़ है वो मैंने बताए, लेकिन गखड़ों की मेहरबानी कि उन्होंने कभी मुझे किसी किस्म की कोई धमकी नहीं दी, कुछ तनकीद नहीं की मुझ पर, बल्कि उन्होंने हंसकर मेरी तनकीद न सिर्फ बर्दाश्त की, बल्कि पाकिस्तान गखड़ फेडरेशन वालों ने अपने सालाना फंक्शन में पिछले साल यानी 2024 में मुझे अवार्ड दिया। और लेकिन मैंने उन्हें कहा कि अवार्ड का मतलब ये नहीं है कि मैं आप पर तनकीद छोड़ दूंगा, क्योंकि आपने पोठोहार की हुक्मरानी करने के बावजूद पोठोहार के लिए कुछ नहीं किया। आप लोग अपनी तारीख भूल चुके हैं, अपने बड़ों को भूल चुके हैं, लेकिन इस पर भी किसी ने भी अपने माथे पर शिकन नहीं डाली। लिहाजा मैं अपनी इस वीडियो के तवस्सुत से राजा तस्लीम कियानी, राजा फ़ाइज़ अख्तर कियानी और मोहम्मद उमर अफजल साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हर कदम पर मेरी हौसला अफजाई की, हिम्मत अफजाई की, मेरा साथ दिया। बल्कि उमर अफजल साहब तो कुछ वीडियोज़ में मेरे साथ गए भी। मैंने इन 450 व्लॉग्स के लिए लाखों किलोमीटर का सफ़र तय किया।
इसका अंदाज़ा शायद मुझे कभी ना होता, लेकिन मैं कोई 1-2 दिन पहले जब मोहम्मद अली से बात कर रहा था तो मोहम्मद अली 1 साल से मेरे साथ है, तो उसने मुझे बताया कि हमने 1 साल में मोटरसाइकिल पर 35 से 40 हज़ार किलोमीटर का सफ़र तय किया है व्लॉगिंग के सिलसिले में। अगर मोहम्मद अली मुझसे ये जिक्र ना करता तो शायद मैंने सोचा भी नहीं था कि मैंने इन व्लॉग्स के लिए कितना सफ़र तय किया है, क्योंकि मोहम्मद अली तो पिछले 1 साल से मेरे साथ है, जबकि मुझे 5वां साल है व्लॉगिंग करते हुए, तो बाकी 4 साल में भी तो मैंने सफ़र किया है। तो अगर मैं इन सारे असफार को जमा करूं तो ये कम से कम कोई 4 से 5 लाख किलोमीटर सफ़र बनता है, जो मैंने पाकिस्तान में रह कर किया। कई बार मुख्तलिफ शहरों में जाना हुआ और कई बार जाना हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर्स का हदफ पूरा करने में कम से कम 4 से 5 लाख किलोमीटर का फासला तय करना पड़ा। यूट्यूब ने जो लेटर मुझे भेजा है, एप्रिसिएशन लेटर 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने का, उसमें उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प सवाल किया है। क्या आपको याद है कि पहला सब्सक्राइबर आपका कौन था? क्या आपको याद है कि आपको 100वां सब्सक्राइबर कौन था, 10,000वां कौन था और 1 लाखवां कौन है? वैसे तो सारे के सारे नाजरीन मेरे दिल के करीब हैं, मेरे ख़ानदान का हिस्सा हैं, लेकिन मैं उस एक व्यूवर का नाम ज़रूर लूँगा। वो शख्स ऐसा है कि मेरे हर संगे मील को उसने याद रखा और हर दफ़ा उसने मुझे मुबारक दी। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हुए तो उसका मुबारकबाद का पैगाम मुझे आया कि गिलानी साहब मुबारक हो, आपने 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं। और उसका नाम है सुहेल खान, रावलपिंडी से उनका ताल्लुक़ है। और हर मरहले पर उन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाई और मेरा हौसला बढ़ाया और मुबारकबाद दी। यानी 100 पर भी, 1000 पर भी, 10,000 पर भी, 30,000 पर भी, 50,000 पर भी और अब 1 लाख पर भी। तो सुहेल खान इब्तदा से मेरे साथ है। और एक बड़ी मज़े की बात आपको बताऊं कि ये करतारपुरा के रहने वाले हैं और करतारपुरा का व्लॉग मैंने इन्हीं की फरमाइश पर किया था। और मैं आज अपने इस व्लॉग में करतारपुरा का व्लॉग सुहेल खान को डेडिकेट करता हूँ। सुहेल खान के बारे में एक और दिलचस्प बात आपको ये बताऊँ कि ये मेरे व्लॉग्स के हाफिज़ हैं। इन्होंने एक बार मुझे बताया कि जंडियाल मंदिर यहाँ टेक्सला का एक है, वो कहते हैं कि मैंने इतनी बार देखा कि ख़ुद मुझे भी याद नहीं है कि मैं कितनी बार उसे देख चुका हूँ। तो लिहाजा मैं सलाम करता हूँ सुहेल खान को कि वो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं और मैं उनका जितने भी शुक्रिया अदा करूँ शायद कम होगा। शायद मेरे बहुत से नाजरीन के लिए एक इंकशाफ होगा कि पाकिस्तान के मुमताज़ और जय्यद आलिम दीन मौलाना तारिक जमील मेरे मुस्तकिल व्यूवर्स में से हैं। वो न सिर्फ मेरे व्लॉग पाबंदी से देखते हैं बल्कि अक्सर बेशतर फ़ोन करके अपनी शफ़क़त और मोहब्बत का इजहार भी करते हैं। जिस तरह के व्लॉग मैं बनाता हूँ और जिस तरह की मालूमात मैं देने की कोशिश करता हूँ, मेरा ख़्याल है कि मैं उस हवाले से किसी गलत मुल्क में पैदा हो गया हूँ। पाकिस्तान के अलावा अगर मैं किसी और मुल्क में होता तो मैं ये नहीं कहता कि लोग मेरे हाथ चूमते या मेरे कोई फूल बिछाते मेरे रास्ते में, लेकिन मुझे ये यकीन है कि उतनी मुश्किलात का सामना मुझे कभी ना करना पड़ता जितना मुझे पाकिस्तान में रहकर करना पड़ रहा है। व्लॉगिंग के हवाले से कोई महकमा आपसे ताउन नहीं करता। बहुत सी जगह हमारी सिक्योरिटी इदारों के पास है, वो वैसे ही हम वहाँ नहीं जा सकते, हमें जाने की इजाज़त नहीं है। हालांकि मैं चाहता हूँ कि मैं उस सारे कल्चर को, उस सारे माजी को प्रमोट करूं जो हमारी मीरास है और जिसे हम बहुत फ़ख्र से कहते हैं कि ये विरसा हमारी मीरास है, लेकिन मुझे इजाज़त नहीं मिलती। मुझे कह दिया जाता है कि जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं सार आँखों पर, और ये सिक्योरिटी इश्यूज़ ही है कि जिनकी वजह से मैं 2 बार करतारपुर गया लेकिन मुझे करतारपुर कॉरिडोर में दाखिले की इजाज़त नहीं मिली। ये मेरी शिकायत नहीं बल्कि शिकवा है, लेकिन मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम भी उतने ही मुहिब्बे वतन हैं जितने आप हैं। आप बेशक सरहदों पर जाकर मुल्क की हिफाजत करते हैं, लेकिन यकीन करें कि हमारे दिलों में आपकी मोहब्बत के सिवा और कुछ भी नहीं। हमें ना रोकें, हमें जाने दें। हम इंशाअल्लाह ताला जहाँ कहीं भी जाएंगे, अगर आप इस वतन का नाम रोशन कर रहे हैं तो हम आपका नाम रोशन करेंगे। करतारपुर में जो लोग हिंदुस्तान से आते हैं वो सब कुछ बना कर ले जाते हैं, लेकिन आप हमें क्यों नहीं बनाने देते? ये रावलपिंडी में एक अयूब नेशनल पार्क है, लेकिन मुझे अयूब पार्क का व्लॉग बनाने की इजाज़त नहीं दी गई। मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं दी गई। हालांकि मैं बताना चाहता हूँ कि ये एशिया का सबसे बड़ा पार्क अगर नहीं है तो एशिया के सबसे बड़े पार्क
से एक है, लेकिन मुझे नहीं जाने दिया गया। इसी तरह जो महकमा औकाफ है, जो फंक्शनल गुरुद्वारे या मंदिर हैं वहाँ जाने की इजाज़त नहीं देते। इन्होंने जो तरीक़ाकार रखा हुआ है वो इतना तवील है कि उसे तय करते करते आदमी बूढ़ा हो जाए। मैं तो ऐसे ही बूढ़ा हो गया हूँ। तो जो कुछ ये मांगते हैं वो लोग भी नहीं मांगते जो अपनी बच्ची को किसी पराए शख्स के साथ ब्याह देते हैं। महकमा आसार क़दीमा खैबर पख्तूनख्वा, उसका मैं बतौर ख़ास जिक्र करूँगा क्योंकि उसके डीजी की तरफ से मुझे गालियाँ भी सुनने को मिली और वो ऑन रिकॉर्ड है। मुझे कालाश में एक म्यूज़ियम का व्लॉग करना था। मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझसे वादा भी किया कि आप चले जाएं, आप व्लॉग कर लें। लेकिन जब मैं इतनी दूर यानी 400-450 किलोमीटर का सफ़र तय करके 1.5 दिन लगाकर वहाँ पहुँचा तो मुझे उस कालाश म्यूज़ियम का जो क्यूरेटर था उसने कहा जी कि मुझे किसी किस्म का फ़ोन नहीं आया। इसी तरह बामौला स्तूपा गया मैं, जो हरीपुर के इलाके में वाक़ है, तो मुझसे 25,000 रुपये मांगे गए कि जी 25,000 रुपये देंगे तो आपको व्लॉग करने देंगे। इसी तरह जो महकमे हैं हमारे दूसरे जिन्हें हमें प्रमोट करना चाहिए वो हमें प्रमोट नहीं करते, बल्कि पाकिस्तान में बैठकर व्लॉगिंग करते हुए एक अजीब सा खौफ आपके सर पर मुसल्लत रहता है, जो आजकल मुझे भी है। हमारे यहाँ ऐसे क़वानीन हैं कि हर वक्त ये धड़का लगा रहता है कि अब अगर आप तारीख़ के हवाले से भी किसी शख्स के ख़िलाफ़ कोई बात करेंगे, किसी इदारे की कोई मिसाल भी देंगे, तो कोई पता नहीं कब आप पर पी का एक्ट लग जाए। तो ऐसा ना करें, यूट्यूबर्स को प्रमोट करें, ये आपकी पहचान है। हर बंदा नेगेटिव नहीं होता, हर बंदा मनफी सोच नहीं रखता, मैं भी नहीं रखता। मैं अपने मुल्क के साथ अल्हम्दुलिल्लाह उतना ही सिंसियर हूँ, उतना ही वफ़ादार हूँ जितना कोई बड़े से बड़ा जनरल या बड़े से बड़ा अफसर है। हमारी वफ़ादारियों को इस तरह ना परखें, हमें काम करने दें ताकि हम अपने मुल्क को प्रमोट कर सकें। लोगों से ये कहूँगा कि ज़ातियात पर हमले ना किया करें, मेरी ज़ात को छोड़ें, तारीख़ देखें। अगर मैं रंजीत सिंह के बारे में बात करता हूँ तो रंजीत सिंह तारीख़ का हिस्सा है, आप उसे निकाल नहीं सकते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुसलमान उठकर मुझे ये कहें कि तुम सिखों का खून हो और तुम सिखों की बताई हुई तारीख़ सुनाते हो या कहते हो, ऐसा ना किया करें। मैं गैर जानिबदार हूँ और मेरा काम वो सब कुछ बताना है जो तारीख़ में लिखा हुआ है। तारीख़ से आपको इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अल्लाह के वास्ते उसे गालियों के लिए इस्तेमाल ना करें। मुझे महमूद गज़नवी से, सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी से, अलेक्जेंडर द ग्रेट से या ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से ना कोई इख्तलाफ था न है, लेकिन तारीख़ जो कुछ कहती है मैं सिर्फ वही बताता हूँ। इसके अलावा एक बात और कहूँगा, वो अपने नाज़रीन से कहूँगा कि हम 20 मिनट के एक व्लॉग के लिए पूरा दिन, बाज़ औक़ात 2-2, 3-3 दिन उसे मुकम्मल करने में लग जाते हैं, लेकिन वो किसी बहुत ही सहूलत वाली जगह पर, किसी पुरआसाइश जगह पर बैठकर उसे देखते हैं और पोपले मुँह से उस पर अपनी राय दे देते हैं। उनका ख्याल ये है कि हम बग़ैर किसी तैयारी के जाते हैं, बग़ैर कुछ पढ़े हुए जाते हैं और वो 20 मिनट का व्लॉग भी पूरा नहीं देखते और शुरू के चंद जुमले सुनकर और गालियों भरा कोई ना कोई पैगाम जो है वो हमें भेज देते हैं, जिससे हमारी दिल शिकनी होती है। ऐसा न करें, बल्कि जो है वो हमारी रहनुमाई करें। हम अक्ल कुल नहीं हैं। मेरे एक वीवर हैं एबटाबाद के, एजाज़ अहमद साहब। मुझे कभी कभी लगता है कि शायद मैं उनके नक्शे कदम पर सफ़र कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जहाँ कहीं जाता हूँ वो मुझसे 4-6 साल पहले वहाँ जा चुके होते हैं। एक छोटी सी मिसाल दूँगा, मैं रोहतास फोर्ट के बहुत से व्लॉग मैंने किए। एक रोहतास फोर्ट का मैंने व्लॉग किया जिसमें 6 कोनों वाला सितारा बना हुआ था। तो मैंने अपने उस व्लॉग में कहा कि यार मुझे समझ नहीं आई कि मुसलमानों की एक तामीर पर यहूदियों को सितारा क्यों बना हुआ है। तो उन्होंने मेरी तस्हीह की, उन्होंने कहा कि ये जो सितारे बने हुए हैं ये खूबसूरती के लिए बनाए जाते थे, तामीराती खूबसूरती के लिए। मैंने उस बात को पिक किया और मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और मैं इस वीडियो के तवज्जुह से भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ऐसा अगर वो मुझे ना बताते तो मैं यही समझता रहता। राजा नूर मोहम्मद निज़ामी बहुत मसरूफ़ तरीन आदमी है, लेकिन वो मेरे साथ गिरी फोर्ट गए क्योंकि वो सुल्तान महमूद गज़नवी की औलाद की कत्लगाह थी और मैं उसे एक्सप्लोर करना चाहता था, क्योंकि गिरी फोर्ट पर बहुत कम व्लॉग मौजूद है और जो हैं भी उनमें वो तफसीलात मौजूद नहीं है। रुखसत लेने से पहले अपने नाज़रीन से 2-4 बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो उनका शुक्रिया कि उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरी हौसला अफजाई की और आज मैं इस मकाम पर पहुंच गया हूं। यानी पहला संग मील मैंने अबूर कर लिया है कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं मेरे, और मुझे सिल्वर प्ले बटन आप कह सकते हैं या सिल्वर प्ले अवार्ड जो मैंने आपको दिखाया वो यूट्यूब की तरफ से मुझे मिला। तो लिहाजा ये मुझसे ज़्यादा उनका अवार्ड है
क्योंकि अगर वो ना होते तो मैं कुछ भी ना होता। लेकिन मैं अपने नाज़रीन से एक दरख्वास्त करूँगा कि वो तनकीद करें, ज़रूर करें। मैं तनकीद का बिल्कुल बुरा नहीं मानता, लेकिन तनकीद दो तरह की होती है, एक तनकीद बराए तनकीद और एक तनकीद बराए इस्लाह। लेकिन मैंने जो चीज़ नोट की है वो ये है कि बेशतर लोग तनकीद बराए तनकीद करते हैं, उन्हें मेरे सैयद होने पर भी एतराज़ है। ऐसा ना किया करें। आप अगर कोई तजवीज़ देते हैं, मैं उस पर अमल करने की कोशिश करता हूँ, कोई गलती होती है मैं उसकी इस्लाह करता हूँ। मेरा ख्याल है कि मेरे सारे नाज़रीन को इस बात का पता होगा कि मैं उनके हर कमेंट का जवाब देता हूँ, मतलब सिर्फ पढ़ता नहीं बल्कि जवाब भी देता हूँ। मेरी ज़ात से उनको क्या लेना, मेरे नसब से उनको क्या लेना, वो मेरा काम देखें। जितनी मालूमात मैं अपने व्लॉग में फ़राहम करता हूँ, करने की कोशिश करता हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि तारीख़ पर जो है वो काम करने वाले दूसरे ब्लॉगर इतना करते हैं। मैं हज़ारों कहानियों का खालिक हूँ, यानी मैंने लिखी हैं, कुछ 22-23 किताबों का मुसन्निफ़ हूँ। मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं कि मैं कैमरा पकड़ कर किसी बाग में निकल जाऊँ और हर रोज़ आपको एक नई कहानी सुनाऊँ। लेकिन मैं आपको कहानियाँ नहीं सुनाता, मैं आपको तारीख़ बताता हूँ, वो तारीख़ जो हमारा माजी है, हमारा कल है, जिस पर हमारे मुस्तक़बिल की बुनियाद है। लिहाजा मेरे व्लॉग्स को आप मालूमाती व्लॉग समझ कर देखा करें। बेशक तारीफ़ करें या ना करें, अगर कोई गलती कोताही हुआ करे तो उसकी निशानदही किया करें, और अगर कोई चीज़ इस्लाह के काबिल है तो मुझे बताया करें ताकि मैं अपने अगले व्लॉग्स में उसकी इस्लाह कर सकूँ। मेरी ज़ात, नस्ल, रंग पास पर ना जाए, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ। हाँ, मेरे लिए दुआ कीजिए, क्योंकि मुझे आपकी दुआओं की शदीद ज़रूरत है। आजकल मैं वैसे भी कुछ बीमार हूँ, पहले भी दुआओं की ज़रूरत थी, आजकल और ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए मैं तवक्को रखता हूँ कि आपकी तरफ से मुझे तनकीद तो मिलेगी, लेकिन मुझे दुआएं भी मिलेंगी। और मेरी तरफ से आपके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश, आबाद, शाद और सलामत रखे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।